जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है और बड़ी खुशी की बात है, ये लास्ट क्लास है हमारी इस बुक की, पार्ट ए की। ठीक है, ये लास्ट क्लास है कंट्रोलिंग की। इसी के साथ मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस जो भी हैं वो फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको। ठीक है ना, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। तो हम लोग अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता है। देखो, मैंने इसको इतना ब्रीफ में इसीलिए लिखा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझें। मैंने अब इतना ब्रीफ क्यों लिखा है, क्योंकि यार ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस कंट्रोलिंग के चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, डेफिनेशन तो आई गई है, फीचर्स बना लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ज़रूरी नहीं है, लिमिटेशन कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो वो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, बस आप इसको अच्छे से समझ के जाना, और बाकी जो है वो कुछ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ के जाना। ठीक है, तो हम चलो आ जाओ पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में, वो है स्टैंडर्ड को सेट करना, यानी कि सेटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को सेट करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड क्या है कि स्टैंडर्ड आर क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल रिजल्ट कैन बी मेजर्ड। कि अगर आप कुछ मेज़र करेंगे, ठीक है ना, कुछ भी किसी भी चीज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे तो कोई तो एक क्राइटेरिया होगा जिस क्राइटेरिया में आप करेंगे। ठीक है ना, कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखनी है या कुछ देखना है, ये देखना है कि गुडविल मेरी इंक्रीज़ हुई कि नहीं हुई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस तरह का है, सेल कैसी है मेरी, कोई तो एक क्राइटेरिया ऐसा होगा जो आप मेज़र करना चाहेंगे। ठीक है ना, जैसे जो स्टूडेंट है उनकी लाइफ में क्या है, उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है मेज़र करने का, दैट इज़ उनका एक रिज़ल्ट। उनका जो रिज़ल्ट है उसकी परसेंटेज क्या है। आपके जैसे क्राइटेरिया क्या है कि मुझे क्या कंट्रोल करना है, मुझे क्या जो स्टैंडर्ड है जिसके लिए मुझे कंपैरिजन करना है, दैट इज़ आपकी परसेंटेज जो क्या है। तो वैसे एक क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जो मेजर्स हैं, मेजर्स किस तरह से हम किन किन तरह के मेजर्स करते हैं, तो वो है क्वांटिटेटिव। दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव की बात करें तो हम फीलिंग्स के बारे में देखते हैं, और क्वांटिटेटिव में हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स जो है जिनको लाइक काउंट कर सकते हैं उनके बारे में, जैसे कॉस्ट टू बी इंकर्ड, पैसा कितना लग रहा है, रेवेन्यू टू बी अर्नड, पैसा कितना कमा रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में उन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, कि हाँ यहाँ पर 1 लाख की प्रॉफिट है, ऐसे करके हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये क्वालिटेटिव में क्या आता है, इम्प्रूविंग गुडविल। ठीक है, इम्प्रूविंग मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, गुडविल देखना, उसको इम्प्रूव करना, मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन देना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई 10,000 का मोटिवेशन है एम्प्लॉयज़ के पास या 1,000 रुपये का गुडविल है हमारा, ऐसा नहीं है। उसको हम फील कर सकते हैं, मोटिवेशन को, गुडविल को। ठीक है, अब जो है स्टैंडर्ड किस किस तरीके के होने चाहिए, तो पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना। ठीक है, स्टैंडर्ड शुड बी लाइक दिस। पहली तो स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए कि हाँ ये हमें क्या जो है स्टैंडर्ड मेरा है। स्पेसिफिक पहले क्लियर एंड डेफिनाइड होना चाहिए, फिर मेजरेबल होना चाहिए, ऐसा हो कि आप उसको मेजर कर सकें। ठीक है, कि ऐसा ही नहीं हो कि आप उसे मेजर ही नहीं कर पा रहे, तो मेजर जो ऐसा स्टैंडर्ड बना जो कि मेजर हो सके और स्पेसिफिक हो, अचीवेबल हो। अचीवेबल मतलब आप उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसा गोल मत बना दो कि जो अचीव ही नहीं हो सकता या जो इम्पॉसिबल है अचीव के लिए। ठीक है ना, अचीवमेंट के लिए। तो ऐसा बनाओ कि जो अचीवेबल हो, टाइम बाउंड हो, एक समय पर कंप्लीट हो, जो फिर रिलेवेंट हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेवेंट हो। तो क्या है कि जो स्टैंडर्ड है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड और रिलेवेंट होना चाहिए। सेकंड आता है कि पहला तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हाँ हमें क्या चेक करना है। ठीक है, सेकंड आता है मेजर करना, कि हमने स्टैंडर्ड तो बना लिया कि भाई चलो हमें अपनी गुडविल देखनी है, अपनी लाइक उसकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल चेक करनी है कि गुडविल हमारी किस तरह की है। ठीक है, तो हमने एक क्राइटेरिया बना लिया कि हमें गुडविल चेक करनी है, उसके लिए हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इस पे
पहले परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो है बहुत सारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं, उनको चेक करना है। सैंपल चेकिंग करनी है। सैंपल चेकिंग का मतलब क्या होता है? सैंपल चेकिंग का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हम कई बीमार पड़ जाते हैं, हमें लाइक मलेरिया हो गया, ठीक है, अब हमें कोई बीमारी होगी, हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं अपना, ठीक है। तो खून का जो टेस्ट है, खून की जो जांच है, ब्लड टेस्ट है, वो हम कराते हैं। तो उसमें हम अपना पूरा खून निकाल के नहीं रख देते हैं डॉक्टर के सामने कि हाँ लो आप चेक करो, ठीक है, मैं क्या हुआ ना, वो एक इंजेक्शन लगा के हमारा थोड़ा सा ब्लड ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि अगर वो ब्लड सही है तो हमारी पूरी बॉडी ठीक है, उसका सारा ब्लड है, उसमें वही कमियां होंगी। जैसे हमारी मम्मी है, हमारी माँ जो है, वो घर पे खाना बनाती है, ठीक है, लाइक वो अगर वो चावल बना रही है, ठीक है, तो चावल बनाते समय आपने देखा होगा, खासकर लड़कियों को पता होगा, ठीक है ना, जैसे लड़कों को उतना नहीं पता, तो वो चावल निकालते समय क्या करती है, थोड़े से 1-2 चावल निकाल लेती है बनाते समय और उनको देखती है कि हाँ ठीक है, चावल ठीक है, बन चुके हैं, पक चुके हैं। तो वो क्या है कि वो सैंपल है, वो सैंपल से ही पता लगाते हैं कि हाँ ये ठीक है, तो यानी सब ठीक है। जैसे कि डॉक्टर्स के पास जो कुछ एजेंट्स आते हैं जो दवाइयाँ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ दवाइयों के, वो नई-नई जो दवाइयाँ हैं उनके वो सैंपल्स डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है और आप इसको यूज़ करिए। जब वो यूज़ करते हैं, उनको सही लगता है, तो फिर वो और लेते हैं, ठीक है? दैट इज़ सैंपल चेकिंग, यानी सैंपल से ही वो देख लेते हैं कि हाँ अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक होगा, ठीक है? फिर पर्सनल ऑब्जर्वेशन में क्या आता है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे कोई एक्सपीरियंस बंदा है, जो भी एक्सपीरियंस इंसान होते हैं ना, आप देखना जिनको पास बहुत तजुर्बा है, वो देख के ही बता देते हैं किसी चीज़ को, यार ये काम खराब हो रहा है। वो देख के ही बता देते हैं कि आपने ये जो गोल बनाया है, वो इस क्लाइमेट के लिए, वो इस एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, वो अचीव नहीं होगा या वो किस तरह का है। तो वो देख के ही बता देते हैं, दैट इज़ पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि भाई ये रिज़ल्ट स अचीव नहीं होने वाला। फिर है हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर लिया, उसके बाद अब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना? तो दिस इज़ थर्ड स्टेप कि ये तो डेफिनिशन में ही आ गया था भाई कि हमें पहले तो स्टैंडर्ड सेट किया, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी है, फिर उसको दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो बोला था मैंने कि जो भी प्रोसेस है, सारे कॉमन सेंस पे डिपेंड है, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है, उन दोनों को हमने अच्छे से एकदम में कंपेयर किया, चेक किया और देखा कि हमने अगर गोल बनाया था 100 यूनिट्स का और हमको 100 यूनिट्स मिल गई, ठीक है? तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर हमने 100 का बनाया था और 99 आई है तो चलो कोई बात नहीं है। अगर 100 का बनाया था और 90 आ रहे हैं यानी कि -10, ये बहुत बड़ी गलती है। तो वहाँ पर हमको कमियाँ निकालनी पड़ेंगी कि भाई किस-किस वजह से जो है वो कमियाँ आई हैं। तो वहाँ पर जो इसके बाद जो आप आता है टॉपिक, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, वो आता है 4th नंबर पे, दैट इज़ एनालाइज़िंग। मैंने लिख नहीं पाया, एनालाइजिंग डेविएशन, गलती से रह गया होगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग करते हैं, मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर करते हैं दोनों को, एक्चुअल एंड प्लान्ड को। उसके बाद अगर कोई कमी आ रही है तो फिर हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं डेविएशन को, भाई कमी क्या है, डेविएशन का मतलब क्या है, क्या कमियाँ रह गई हैं। तो लाइक नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर हमने 100 का जो टारगेट सेट किया था और 100 में से हमको 90 मिले, दैट इज़ नेगेटिव। 100 में से 100 मिल गया, दैट इज़ जीरो। और 100 में से 110 मिल गया, दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अब कुछ कारण भी है, कारण क्या है डेविएशन के, किस वजह से जो रिजल्ट है वो सही से नहीं आ पाया। तो पहला तो है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज का मतलब क्या, एफिशिएंसी चेक करनी है पहले एम्प्लॉयज़ की, कि कहीं एम्प्लॉय की एफिशिएंसी तो गड़बड़ नहीं हो गई कि एम्प्लॉय जो है वो सही से काम नहीं कर पाया, कोई वर्कलोड आ गया या कुछ है कि या फिर किसी ने जानबूझ के काम नहीं किया, ठीक है ना। तो दैट इज़ ह्यूमन कॉजेज़। फिर अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन में आ जाता है कि जैसे कोई ऐसे इवेंट्स जो हमको नहीं लगते थे ये होंगे लेकिन हो गए, वो अनसर्टेन है, हम पता नहीं कर पाए उनको। दैट इज़ लाइक स्ट्राइक वगैरह वगैरह जो है वो हो जाती हैं, लॉकआउट्स हो गए, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। ब्रेकिंग मशीन्स, मशीन जो है वो काम करते समय टूट गई, तो वो भी नहीं हो सकता। हर्डल इन इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई थी उसमें मतलब कमी आ गई, सही से हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाई, जिससे जो प्रोडक्शन प्रोसेस था वो रुक गया और जो हमारा रिजल्ट था वो अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। फोर्थ है रॉन्ग एस्टीमेट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड कॉस्ट। अब की गलत एस्टीमेट ही बना दिया उन्होंने कि जो सेल, प्रॉफिट और कॉस्ट के ऊपर तो हम लोग प्लान बनाते हैं, उसी के आधार पे हम लोग अपने गोल्स को सेट करते हैं। अब इसका ही एस्टीमेट हमने, इसका ही बजट हमने गलत बना दिया, तो कैसे ही हम जो है अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ला सकते हैं प्लान परफॉर्मेंस के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जिस डेविएशन में, कि किन-किन कारणों की वजह से जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो अचीव नहीं हुआ एज़ पर द वे ऑफ प्लान्ड परफॉर्मेंस।
अब कुछ दो टेक्निक्स हैं जो कि जिससे कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि डेविएशन को, ठीक है, कमी क्या है। जैसे फर्स्ट आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और फिर एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है कि इसमें क्या है कि अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग, यानी कि एक वो मैनेजर जो हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है, हर एक काम को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो माइनर डेविएशंस विद इन एक्सेप्टेबल रेंज शुड बी इग्नोर्ड। इसमें सिर्फ यही है कि एक्सेप्ट करना है, हर एक चीज़ को छोड़ना है, कि यानी कि जो भी अगर कोई माइनर डेविएशंस है उनको आप छोड़ दो। जैसे इसमें एक बेसिक बात की रेंज की, कि आपकी रेंज कितनी आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। जैसे अगर बात की, जैसे आप स्टूडेंट है, ठीक है, आपने रिजल्ट बनाया था कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए, 90% मार्क्स चाहिए, अब आपके मार्क्स आ गए 88%, 87% या 89%। आपने कहा चलो कुछ भी नहीं, कुछ भी बात नहीं है, ये 3% तक हमारे फ्लैक्चुएट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ तक बियर कर सकते हैं। यानी इसमें बताया कि जितनी आपकी बियरेबल कैपेसिटी है, अब वहाँ तक आप बता दो। जैसे आपके आपने 90% का बनाया था, आपके 89% आए, 88% आए, 87% आए, आपने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 90 में से 85 आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं, तो ये मेजर डेविएशंस है, ठीक है ना, मेजर प्रॉब्लम्स हैं, आपको इनको देखना है फिर, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ यही बोला गया कि अगर आपके कुछ आप जहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं आप उनको छोड़ दो। जैसे आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हमको 100 यूनिट्स प्रिपेयर करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी 95 हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम 95 96 तक बियर कर सकते हैं, सहन सकते हैं। बट अगर वहाँ पे 90 हो रही है, 85 हो रही है, कुछ ज़्यादा मेजर डेविएशंस आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर जो है एक्शंस लेने हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में एक्सेप्शन में यही बताया गया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या है कि अ गुड कंट्रोल टेक्निक शुड बी फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, यानी यहाँ पर बताया कि की रिजल्ट एरियाज जो हैं उन पर आपको फोकस करना है, आपको उन पर फोकस करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर डेविएशन जो है उन पर आपको फोकस करना है। ऐसे एरियाज जो, यानी कि जो की रिजल्ट एरियाज है, उन्हीं पर डिपेंड होती है आपकी सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है, उसमें इंक्रीज हुआ है 10% ऑफ लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम देन 20% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। यानी कि जैसे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या बताया गया है कि आप उन चीज़ पर फोकस करो जो चीज़ ज़रूरी है, आपको लगता है जो आपकी कंट्रोलेबल में है उनको आप करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको आप छोड़ दो। जैसे अगर बात करें, एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है, जिसमें कि 10% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है लेबर कॉस्ट में और 20% इंक्रीज़ हुआ है पोस्टल चार्जेस में, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो लेबर चार्जेस को तो, लेबर कॉस्ट को तो वो कर सकती है कंट्रोल, क्योंकि उसके हाथ में वो ये लेबर कॉस्ट 10% की उसको ज़्यादा दिक्कत देगी एज कम्पेयर टू 20% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस, बिकॉज पोस्टल चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि जो पोस्टल चार्जेस है, हमारा जो सामान है, लाइक हमारा जो सामान है वो रेल से जाता है, ट्रेन से जाता है, ठीक है, तो ट्रेन तो गवर्नमेंट की है, उसके चार्जेस हम थोड़ी ना कम करा सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसको तुरंत छोड़ दो, उस पर आप ध्यान मत दो, फोकस मत करो, फोकस करो इस पे कि हम लेबर कॉस्ट को कैसे कम कर पाएँ। अगर आपके रॉ मटेरियल है, उसका उस रॉ मटेरियल को खरीदने में आपका ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो आप उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके एरिया में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में यही बोला गया, क्रिटिकल, समझ में आ रहा है, क्रिटिकल जो पॉइंट है उनको कंट्रोल करो, यानी कि जो आपके एरिया में है, जो आपके अंडर है, आप उनको कंट्रोल करो। जो आपके अंडर नहीं है, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको छोड़ दो, उनको मत करो। तो जैसे अगर यहाँ पे इसने मैन्युफैक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये सोचा कि यार हमें अपनी लेबर कॉस्ट पे ध्यान देना चाहिए, पोस्टल चार्जेस तो हमारे है ही नहीं हमारे हाथ में, ठीक है, तो उसने इसको देखा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कि आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस को दोनों को कंपेयर कर लिया। उसके बाद आपने डेविएशन भी देख लिया कि क्या कमी आ रही है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद आपको अब एक्शंस भी तो लेने हैं कुछ, यानी टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब आपको कुछ ऐसे डेविएशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्शंस लेने हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें, जैसे आपका कोई प्रोसेस है वो गलत हो गया, ठीक है, डिफेक्टिव प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जो आपका प्रोसेस जो आपने बनाया था उसमें कोई कमी आ गई, तो आपको उस प्रोसेस को अच्छे से मॉडिफाई करना है, ठीक है ना। एक्शंस कैसे ले सकते हैं कि अगर जैसे आपका कोई प्रोसेस जो था, प्रोडक्शन प्रोसेस था, उसमें अगर कोई गलती आ गई तो आपको उसको मॉडिफाई करना है। कोई मटेरियल था
जो मटेरियल में कमी थी तो चेंज दी क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल यूज, जो आप मटेरियल यूज कर रहे थे उसमें कुछ डिफेक्टिव आ गया, ठीक है, तो आपको क्वालिटी जो है वो मटेरियल है उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्सोलेट मशीनरी, जैसे कोई मशीनरी थी वो बहुत पुरानी हो गई थी, बहुत दिनों से लगी थी और वो सही से काम नहीं कर पाई, इस वजह से हमारे जो प्रोडक्ट थे वो नहीं बन पाए। तो मशीन की वजह से हमारे उसमें जो डेविएशन आया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है, और एस्टेब्लिश अ मॉडर्न मशीनरी। अब क्या करना है कि जो पुराने ज़माने की जो मशीनरी लगी थी बहुत पुरानी हो गई थी, ठीक है ना, 50 साल पहले की मशीनरी लगी थी। अब जो नई जो मशीनरी आ रही है मॉडर्न टाइम में, आपको उनको लेके आना चाहिए क्योंकि अब वो अच्छे से काम कर सकती है इस समय में, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को यूज़ करो जो इस समय में चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ टेकिंग करेक्टिव एक्शंस थे, तो हमने इसमें पढ़ा, पहला है सेटिंग स्टैंडर्ड, फिर मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर करना, फिर एनालाइज करना डेविएशन को, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो ये था कंट्रोलिंग का प्रोसेस।